और सबसे बड़ी बात, जब बंगाल प्रेसिडेंसी में कभी बिहार शामिल था, आज बिहार के लोगों को भी वहां बाहरी कह के एक पॉलिटिकल या कहीं स्ट्रेटजिस्ट जो है उसको तय करता है कि वो हिंदी भाषी अलग है, बांग्ला भाषी अलग है, और इस तरह से एक बाहर का आदमी बैठ के राजनीति में ये तय करता है कि कौन वोटर है कौन नहीं है। ये तो बड़ा डरावना है, ये भले ये चैट बाहर आ गया हो। दरअसल संदीप जी, होता तब ये है जब आपकी अपनी पकड़ जनता से कमजोर होने लगती है। ये जो पोलस्टर या स्ट्रेटजिस्ट या रणनीतिकार या जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या इस आपकी छवि गढ़ने वाले, दरअसल हम लोगों ने इसको देखा 2014 से ही। प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के साथ थे, लेकिन तब वो नरेंद्र मोदी के साथ थे, एक मजबूत नेता को सप्लीमेंट कर रहे थे। लेकिन बाद के दिनों में क्या हुआ कि ये जो पोल स्ट्रेटेजिस्ट बन गए या जो ऐसे लोग बन गए, ये लोग मतलब केंद्र में आ गए। अब नेता उनकी सलाह पे लोग काम करने लगे। तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि ये राजनीति के हिसाब से ठीक नहीं है। और भारत की जनता इस बात को जानती भी है कि जहां नेता मजबूत नहीं होता है, आपने देखा था यूपी को साथ पसंद है नारे गढ़े गए थे, वहां भी तमाम तरह की चीजें हुई 2017 में, लेकिन वहां एक मजबूत नेतृत्व था, नरेंद्र मोदी की छवि थी, अमित शाह का रणनीतिक कौशल था, तो वहां जीत हुई। वहां किसी पोल स्ट्रेटजिस्ट की वजह से जीत हुई हो, ऐसा मानना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। और एक एक चीज और आपने बहुत अच्छा जो है इसका जिक्र किया है। अभी आप इस बंगाल चुनाव में देखिए, जब प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाते हैं, एक कूटनीति है, विदेश नीति होती है, उसमें ममता बनर्जी कहती है कि प्रधानमंत्री का वीजा निरस्त हो। ये कितनी बड़ी मतलब विडंबना है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री कहती है। आपने, मुझे याद है मैंने तो पढ़ा है पूरा मार्क्सवाद के, और सच में आपने तस्लीमा नसरीन का जिक्र किया है कि कोलकाता में उनकी पुस्तक रिलीज नहीं करने दी गई। तो वहां अगर प्रधानमंत्री विदेश नीति पे बात करते हैं तो उनका वीजा रद्द हो, लेकिन जो गढ़ कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, विवेकानंद, इन विभूतियों की भूमि रही कभी बंगाल, और वहां तस्लीमा अपनी किताब इसलिए नहीं रिलीज कर सकती क्योंकि ममता बनर्जी का एक वोट बैंक नाराज हो सकता है। अब ये तो इनका एक छद्म धर्मनिरपेक्षतावाद है, जिसकी पोल आज प्रशांत किशोर ने खोल दी कि सारी रणनीतियां जो बनती हैं, वो सारी रणनीतियां बनती ही मुसलमानों की के वोट बैंक को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। ऐसा होना बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये वही लोग हैं संदीप जी जो नरेंद्र मोदी का अमेरिका का वीजा भी रद्द कराना चाहते थे, और भूल गए कि भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी को इतनी ताकत दे दी कि अमेरिका का राष्ट्रपति उनकी अगवानी करने को तैयार था। और मतलब कितने भव्य स्वागत किया था, आपको याद होगा, बराक ओबामा ने नरेंद्र मोदी का माय फ्रेंड और ये सब सब तमाम तरह की चीजें करने का। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय जमात है जो हर मौके पर भारत को, भारतीयता को, भारत के मजबूत नेता को नीचा दिखाने के लिए, उसकी छवि पर प्रहार करने के लिए तमाम तरह के उपक्रम करते हैं। और मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब हमारे देश के नेता उस कुचक्र में फंस जाते हैं और उनके हाथ का टूल बनकर इस्तेमाल होते हैं। ममता बनर्जी का वीजा रद्द करने का जो बयान है, वो मुझे लगता है कि इसी टूल के तरह दिया गया एक बयान है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अभी बांग्लादेश की सीमा से जाके, मैं अभी अगरतला गया था, वहां मिला, और बांग्लादेश के लोग कई सीमा पर मिले, एक पति पत्नी मिले, वो तो नरेंद्र मोदी के फैन थे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक फैन था तो पूरा बांग्लादेश फैन हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी का वीजा कैंसिल करने की मांग करने से बेहतर होता कि ममता बनर्जी, जिसका जिक्र मैंने इस किताब मार्क्सवाद के अर्धसत्य में किया है, कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जिन रचनाओं को वहां पाठ्यक्रम से हटा दिया गया, उस पर विरोध जताते हुए कोई बयान जारी करती, या वहां के प्रधानमंत्री या वहां की हुकूमत से ये अनुरोध करती, तो हो सकता है ममता जी का कद थोड़ा ज्यादा बड़ा होता और उनके उनके विजन की व्याप्ति समझ में आती। मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि आप लोग मार्क्सवाद का अर्धसत्य जरूर पढ़िए, क्योंकि ये पहले लिखी गई, लेकिन आज जो बंगाल में हो रहा है और आज जो पर्दे के पीछे की राजनीति आपको सामने दिख रही है, वो सब आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि मार्क्सवाद का पैटर्न वही है। और आपको कपोत.in पर ये पुस्तक उपलब्ध है, और बड़ी संख्या में विदेश ऑलरेडी जा रही है, देश अच्छा, विदेश में। मैं आपको संदीप जी 1 मिनट रोकता हूं। मैं आपको कपोत के लिए बहुत बधाई भी देता हूं कि आपने एक ऐसा मंच हम लेखकों के लिए तैयार किया जो न सिर्फ देश में
किताबों को भेज रहे हैं, बल्कि विदेशों तक में हमारी किताबों को पहुंचाने का उपक्रम कर रहे हैं। इसके लिए लेखक समुदाय की तरफ से मैं आपको साधुवाद देता हूं। और लेकिन सबसे बड़ा साधुवाद लेखक का है, उनके कंटेंट। और ये पुस्तक अभी देश में तो जा ही रही है, विदेश से और खासकर अमेरिका से इसकी बड़ी मांग है। तो मैंने पब्लिशर से बात भी की है, और आज मैंने वही लोगों को बताया कि जो आज आप देख रहे हैं, पर्दे के पीछे जो राजनीति देख रहे हैं, वो भी इस पुस्तक में 2018-19 में लिखी जा चुकी है। आपने भाई साहब एक चर्चा में, भाषा की चर्चा के दौरान आपने जवाहरलाल नेहरू की बात की, विभाजन रेखा की बात की। अमेठी संग्राम जब हम पढ़ते हैं तो एक चैप्टर उसमें जब आता है कि गांधी नेहरू परिवार ने किस तरह से छला है अपने खासकर वोटरों को, और वहां भी आप एक विभाजन रेखा मुझे दिखती है। आपने उतना मतलब स्पष्ट लिखा है, पर थोड़ा सा, क्योंकि जब वो इलाहाबाद से नहीं, एक पिछड़े फूलपुर से अपना चुनाव क्षेत्र चुनते हैं, वो वहां पर विभाजन रेखा खींचते हैं, और उस फूलपुर को वो हमेशा पिछड़ा ही रखना चाहते हैं, जो आज राहुल गांधी तक वही डीएनए ट्रांसफर हो रहा है। तो क्या विभाजन गांधी नेहरू परिवार ने बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत रेखा खींची, या बस अनायास होता चला गया? नहीं, संयोग तो एक बार होता है संदीप जी, और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आपने उस पॉइंट को पकड़ा जिसको मैंने छोड़ दिया था। मैंने अमेठी संग्राम में इस बात की चर्चा बहुत हल्के से की, और मैं अपने तमाम बातचीत में इस बात का आग्रह विद्वानों से करता हूं कि इस बात का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए, समाज शास्त्रीय विश्लेषण किया जाना चाहिए कि गांधी नेहरू परिवार हमेशा से क्यों पिछड़े और ग्रामीण इलाके से ही चुनाव लड़ता था। आपने ठीक कहा, नेहरू जी इलाहाबाद के रहने वाले थे, वहीं उनका घर था। स्वराज भवन से लेके आनंद भवन से लेके उनकी कर्म भूमि भी वहीं थी, उनका परिवार वहां रहता था, उनके पिता वहां रहते थे। लेकिन 1952 में जब पहला संसदीय चुनाव सामने आया और नेहरू जी के सामने लोकसभा चुनाव लड़ने की का अवसर आया, तो नेहरू जी ने इलाहाबाद को, जो अब प्रयागराज है, इलाहाबाद को नहीं चुना। नेहरू जी वहां से 35 किलोमीटर दूर फूलपुर चले गए। इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रही थी। आप ये कह सकते हैं, या कोई भी ये कह सकता है कि उनके पति वहां से चुनाव लड़ते थे इसलिए इंदिरा गांधी वहां से चली गई। चलिए मान लिया, लेकिन जब उनके चुनाव को निरस्त किया गया या वो चुनाव हारी, तो फिर दूसरी राजनारायण जी से तो चुनाव लड़ने के लिए वो चिकमंगलूर गई, या बाद के दिनों में वो मेढक से चुनाव लड़ा, या ये संजय गांधी को जब चुनाव लड़ना था तो अमेठी संग्राम में इस बात का मैंने उल्लेख किया है कि किस तरह से बिहार के जगन्नाथ मिश्रा हो, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उस समय एक हुआ करता था, वहां के नेता शुक्ला बंधु हो, या महाराष्ट्र के बड़े नेता हो, वो सब चाहते थे कि संजय गांधी उनके यहाँ से चुनाव लड़े। लेकिन संजय गांधी सब कुछ छोड़कर उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके अमेठी से चुनाव लड़ने गए, जहां सड़क नहीं थी, जहां श्रमदान करने का कार्यक्रम बना पहले दिन, और संजय गांधी ने फावड़ा चलाया। इतना ही नहीं, संजय गांधी की मृत्यु के बाद राजीव जी को जब चुनाव लड़ना था, वो पायलट थे, देश विदेश घूमते थे, बड़ा अर्बन चेहरा थे, लेकिन राजीव जी ने भी अमेठी को ही चुना। सोनिया जी अमेठी गई, राहुल जी अमेठी गई। सोनिया जी को जब अमेठी से चुनाव, अमेठी के अलावा भी चुनाव लड़ना पड़ा, तो वो बेल्लारी गई, बेंगलोर नहीं गई। इसके बाद अगर आप देखें तो इंदिरा गांधी मैं बता चुका हूं कि मेढक और चिकमगलूर से चुनाव लड़ने गई, वो कहीं यहां से नहीं लड़ा चुनाव। लेकिन अंतिम इस परिवार के जो अभी के वारिस है श्रीमान राहुल गांधी जी, उनको भी जब चुनाव लड़ने का मौका मिला, अमेठी के अलावा एक और जगह से चुनाव लड़ने की बात आई, तो वो तिरुवनंतपुरम नहीं जाते हैं। तिरुवनंतपुरम अर्बन क्षेत्र है, वो वायनाड जाते हैं। क्यों? इस बात का समाज शास्त्रीय अध्ययन होना चाहिए। और मुझे जो लगता है कि ये परिवार इस बात को भली भांति समझ गया था कि आप एक उद्धारक की छवि में अपने आप को रखो, एक ऐसा उद्धारक जो पुराने इलाके में, मतलब पिछड़े इलाकों में, गरीबी इलाकों में आएगा, और उद्धारक के तौर पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आएंगे, जीतेंगे और चले जाएंगे। ये अनायास नहीं है कि अमेठी में 80 से 77 से इस परिवार के लोग वहां चुनाव लड़ रहे हैं, और 2019 तक उनका स्थायी या अस्थायी आवास अमेठी में नहीं बन पाया।
ये अनायास नहीं है। मैं तो दर्शकों पाठकों से कहूंगा कि आपको अगर गांधी नेहरू परिवार की बहुत बारीक सी जो है इतिहास को समझना, बहुत बारीक की लाइन से, तो ये पुस्तक अमेठी संग्राम कपोट.in पर है, आप इसको पढ़िए। बहुत पतली सी पुस्तक है और 228 पेज की है, आप एक सांस में पढ़ जाएंगे। और एक तरह से ये पॉलिटिकल बायोग्राफी हम कह सकते हैं दो लोगों की, एक स्मृति ईरानी जी की और दूसरा गांधी नेहरू परिवार की। आपने भाजपा एक और बड़ा प्रहार किया है, और वो प्रहार आपने डायरेक्ट नहीं किया है, पर मुझ प्रहार मुझे दिखता है उसमें कि आजकल का एक पाखंड चल रहा है कि उद्योगपतियों को गाली दो। भाई ये बड़ा भयानक पाखंड चल रहा है, और ये पाखंड राहुल गांधी जी कुछ और ज्यादा चला रहे हैं। इसमें आपने एक बड़ी बात कही है कि जवाहरलाल नेहरू अमेठी के राजा की जयकार करते हैं, और मोतीलाल नेहरू का आनंद भवन अमेठी के राजा के पैसे से बनता है। वो आदमी आज इंडस्ट्रियलिस्टों को गाली देता है। ये तो तथ्य है। मोतीलाल नेहरू का जो आनंद भवन बना है, अगर आप ऐतिहासिक तथ्यों पे गौर करें तो वो अमेठी राजघराने के वकील हुआ करते थे। वो और अमेठी के राजा रणंजय सिंह और उनके पिताजी के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध थे और तमाम तरह की बातें हुई थी। एक बड़ा दिलचस्प वाक्य आपको बताता हूं, आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। फूलपुर से चुनाव लड़ रहे थे माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी स्वर्गीय, फूलपुर से चुनाव लड़ रहे थे। एक जगह सभा थी, तो उस वक्त सभाओं में 1952 की बात है, सभाओं में इतना तामझाम नहीं होता था। वो प्रधानमंत्री जरूर थे, लेकिन वो एक चौकी पे खड़े होके भाषण दे रहे थे, छोटी सी सभा हो रही थी वहां। उसी समय फूलपुर से स्थानीय एक राजा गुजर रहे थे, तो वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने राजा साहब को रोक दिया कि उधर प्रधानमंत्री की सभा हो रही है, आप नहीं जा सकते हैं। तो उस समय राजशाही तुरंत खत्म हुई थी। राजा को लगा कि मेरे इलाके में मुझको रोकने वाला कौन हो गया, तो वो डीएम से उनकी नोक बहस हो रही थी, बकझक हो रहा था। तो नेहरू जी को लगा कि उधर कुछ हो रहा है। नेहरू जी चौकी पर से कूदे अपने स्टाइल में और उस जगह पे पहुंच गए जहां डीएम ने राजा को रोक रखा था, और वहां उन्होंने डीएम को कोहनी से धक्का दिया और हटा के कहा राजा साहब को आने दो। और जो भी थे, राजा साहब, नेहरू जी ने नारा लगाया राजा साहब की जय, राजा साहब की जय। उसके बाद वो राजा को लेकर मंच पर पहुंचे। राजा साहब मंच पे खड़े हुए। मंच पर उन्होंने नेहरू जी के समर्थन की बातें कही। वो इस बात से प्रसन्न थे कि भारत का प्रधानमंत्री राजा की जयकार कर रहा है। संदीप जी, कहानी यही खत्म नहीं होती है, कहानी इसके बाद भी है, जिसका उल्लेख मैंने किताब में किया है। जब बाद में नेहरू जी उस डीएम के साथ चलने लगे, तो डीएम ने उनसे कहा कि सर ये ठीक नहीं हुआ, और आपने इस तरह से, मतलब आप प्रधानमंत्री हैं और आप देश में लोकतंत्र है। नेहरू जी का जवाब बहुत ध्यान से सुनने योग्य है। नेहरू जी ने कहा नारा लगा देने से हमारा कुछ चला नहीं गया, बल्कि उनका समर्थन ही मिल गया, और उन्होंने वोट दिलवाने के लिए हमारे पक्ष में अपील भी जारी कर दी। तो आप किसी भी कीमत पर वोट लेने की जो राजनीति है, इसको इस घटना में भी ट्रेस कर सकते हैं संदीप जी।